अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को साइड लाइन करने की तैयारियां। जेल मुलाकात में पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई के सामने गंडापुर की गलत एहतजाजी हिकमत अमली का पोल खोल दिया। शेर अफजल मरवत की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात के लिए मजबूर करने का फॉर्मूला पेश। और जेल में बुरे हालात पर बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। क्या खान की जल्द रिहाई के दावों में आखिर कोई हकीकत है? और दूसरी तरफ लंदन में काजी फाइज ईसा पर पीटीआई हामियों के हमले। हुकूमत ने बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी हमला आवरों के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड कैंसिल, शहरियत खत्म करने का भी फैसला। मुकदमे के इंदिराज के लिए भी तैयारियां कर ली गई। काजी के खिलाफ अब एहतजाज से क्या पीटीआई को कोई फायदा होगा? और इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान में स्मॉग ने गले पकड़ लिए। सांस तंग, खांसी से फेफड़े हिल गए, हुकूमत परेशान। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। मरियम नवाज ने हंगामी इकदामात का हुक्म दे दिया। खराब फिजा पर काबू पाने के लिए हमसाया मुल्क से भी राब्तों का फैसला। स्मॉग से आखिर जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? जी क्लासर साहब, आज की हॉट न्यूज़ तो जो रहनुमा हैं पीटीआई के, उनकी मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से। अब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं, बार बार उनकी स्टेटमेंट आ रही है डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट जगहों पे, अपने ट्विटर पे भी 3 लाख बंदा दे दें। पहले तो उन्होंने तनकीद की है पुरानी जो भी एहतजाजी स्ट्रैटेजीज थी उन पे, और फिर वो कहते हैं 3 लाख बंदा दे दें डी चौक पे, और फिर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को खुद हमसे आके बात करनी पड़ेगी। किससे 3 लाख बंदा मांग रहे हैं? अभी तक तो नहीं निकला। मेरा ख्याल शेर अफजल मरवत जो है वो ठीक है, उन्होंने बड़े ये कम वक्त में अपनी जगह बनाई है पीटीआई में, जिसकी वजह से उनको दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा। रेवलरीज मतलब जेलसी हमारे यहाँ भी, हमारे प्रोफेशन में भी, हर प्रोफेशन में होती है। उन्हें भी वो जो एक दफ़ा उस पर ट्रेन पर चढ़ जाए ना, वो पहले अगर चढ़ते हुए ना अंदर से कुंडी लगा लेते कि अगले स्टेशन पर और कोई ना चढ़े। हमारा मिजाज है इंसानों का, सो उन्हें भी सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आप देखा जाए, उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बातें की थी शेर अफजल उन्होंने मरवत साहब ने, कि जो अल्टीमेटली वही कुछ हुआ है जो वो कह रहे थे। अब उनकी आवाज़ में आप देखें कि अकरम राजा साहब ने वही बात की है। वो पहले दिन से कह रहे थे 2-4 बातें हैं जो अनपॉपुलर बातें उन्होंने की हैं शेर अफजल ये उन्होंने मरवत ने। पहला उन्होंने कहा जनाब कि आप इनको अली अमीन गंडापुर साहब को इन कामों में न डालें। ये बात बहुत पहले मैं भी कह चुका था। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सियाना हूँ, ये कॉमन आदमी को समझ आ रही थी। अपने वज़ीर आला को, सूबे के वज़ीर आला को इन कामों में न डालें। आपके पास और बहुत सारे लोग हैं, उनको इस्तेमाल करें, ताकि एक बफर जोन आपका रहना चाहिए कि कल को मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए फेडरल हुकूमत, फौज, इस्टेब्लिशमेंट एक बंदे को अभी से मिस यूज़ ना करें। मैं समझता हूँ उनको मिस यूज़ किया गया। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ना ये जो आप हड़तालें लेकर आते हैं, ये बात अकरम राजा साहब ने की है। शेर अफजल मरवत बहुत पहले कह रहे थे। अच्छा, उन्होंने बड़े बड़े जलसे भी किए थे, जुलूस भी किए थे, और उस वक्त किए थे जब यहाँ डर के मारे निकलता कोई नहीं था। उन्होंने एक साइकोलॉजिकल बैरियर थी जो शेर अफजल मरवत ने तोड़ी ना। पंजाब से कोई बाहर निकलता था, उन्होंने पंजाब में जाके भी जलसे किए, जो 3-4 दिन मेरा ख्याल है वहाँ पे ये कोट लखपत जेल में भी गुजार के, वो बजोड़ भी गए, ट्राइबल एरिया भी गए, सवाब भी, मर्दान, कराची में उन्होंने एक फजा कायम की। या अगरचे ठीक है, तो मान लिया लोग ये उनके इमरान खान साहब के नाम पे निकले हुए हैं, हम ये नहीं कहते उन्हीं का क्रेडिट। भाई कोई बंदा तो चाहिए था, पहला कोई बंदा तो हो ना जो पहला हाथ खड़ा करे भाई साहब कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। सो शेर अफजल मरवत ने रिस्क लिए, आए जो ही लिए तो पूरी पार्टी पीछे पड़ गई उनको, भाई ये कौन है, ये कहाँ से आ गए। बाज़ लोगों ने कहा जी हम तो इनको जानते नहीं है। अच्छा, अवाम को ये लगा एक उनको इमरान खान के बाद कि यार कोई बंदा है जो सामने डट के खड़ा होने के बाद है, उन पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए, ये तो फौज के आदमी, ये एजेंसियों के आदमी, ये फलां के। एक तो इस पार्टी का सबसे बड़ा मसला ये है जिसकी वजह से कोई इनका ब्रेक थ्रू नहीं होता कि जो थोड़ी सी अक्ल समझ की बात करे उस पर ठप्पा लग जाता है, जनाब ये गद्दार है, ये पार्टी का बिका हुआ है, ये एजेंसी का बंदा है, ये फौज के साथ मिलो, ये फलां का टाउट है। सो डर के मारे जो सीनियर एलिमेंट से वो पीछे चले गए। उन्होंने कहा ठीक है जी खुल खेड़ो तुसी, जो जहां पे आता है जितनी बड़ी बात करता है, बम्बास्टिक बात करता है, लोग सर पर बिठा ले, हाँ ये ठीक है। इवन सलमान अकरम राजा जैसा बंदा, सिविलाइज्ड, पढ़ा लिखा, वेल ड्रेस्ड, वेल प्रेजेंटेशन करने वाला, जो लोग उसको मतलब बहुत सारे उसके एडमायरर हैं, उसमें तनकीद भी होती है बहुत सारी। वो ये कल परसों कह रहे थे आपके सामने खड़े हो गए वहाँ के, नहीं जनाब ये अदालतें, कानून, पार्लियामेंट ये क्या चीज़ होते हैं, इनको उठाएं, बैर फेंके, 4 लाख बंदा है और तहस नहस कर दो, फिर इनकलाब आएगा। उन्होंने अगर पार्टी इसके बगैर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। ये कम से कम शेर अफजल मरवत को थोड़ी सी दाद दें आप कि इन्होंने अनपॉपुलर बातें की हैं। मतलब एक दफ़ा उनको पढ़ गए पीटीआई के ये सोशल मीडिया ट्रोल जो हैं, उन्होंने ऐसी तैसी करके रख दिया। शेर अफजल मरवत ने बड़ा सही बयान दिया, लोगों ने फिर बाद में बेचारों को मदद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या मैंने अपने पीछे गौर लगा लिया है। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो है ना, ये सियासी वर्कर जो है ना, वो ठीक है, हमारी स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, तो लेकिन ये हमारे बाप ना बने।
ही वाज राइट कि एक आप उनको सपोर्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आप हाईजैक कर लें, पूरी पार्टी हाईजैक कर लें, नैरेटिव हाईजैक कर लें। अब हम बताएं कि मतलब इनका 2 करोड़ वोटर है पीटीआई का, 2 करोड़ रोजाना मशवरा देगा अपनी पार्टी को ये करो वो ना करो, ऐसे करो वैसे, तो चल गई पार्टी। तो लीडरशिप है, उनका एक विजन है, गलत हो सकता है, तनकीद करें, लेकिन फैसले तो करने दे। वो खैर अल्टीमेटली उस बेचारे को माजरत ही करनी पड़ेगी, माफ कर देना, अब गलती होगी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। सो वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे थे एहतजाज की स्ट्रेटजी से, जो सलमान अकरम राजे ने भी ठीक बात की। 3 लाख 4 लाख की जो बात कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे, मेरा भी यही सवाल है। और जब वो कहते हैं बार बार के दे दें हमें, तो किससे मांग रहे हैं ये? पंजाब की तो वहां से तो कोई एक्टिविटी इतनी नजर नहीं आती, जो नजर आती है वो केपी से ही नजर आती है। फिर आप कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो भी इस्तेमाल, कौन मतलब क्या शेर अफजल मरवत अकेले इस चीज को लीड करेंगे? और उनके जो इख्तलाफात जो आपने अभी जिनका जिक्र किया जो हैं पार्टी रहनुमाओं से, तो क्या वो खत्म हो गए हैं? क्या वो जेलसी फैक्टर अब नहीं आएगा? बिकॉज कुछ भी कह लें, शेर अफजल मरवत इज अ क्राउड पुलर। तो पार्टी के बाद इस वक्त इमरान खान के बाद कोई क्राउड पुलर, आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज की है। पाकिस्तान में 3-4 लोग ये क्राउड पुलर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब क्राउड पुलर थे। हम पीछे नहीं जाते, भुट्टो साहब के दौर को छोड़ देते हैं थोड़ा सा, कि लोग आते थे। नवाज शरीफ साहब का एक दौर था, क्राउड पुलर थे। मरियम नवाज ने भी 2000 मेरा ख्याल है 22 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उन्होंने क्राउड पुल किया था। इमरान खान साहब हैज़ ऑलवेज बीन ए ह्यूज क्राउड पुलर, उसमें तो कोई नहीं। उनके बाद अगर कोई बंदा नजर आता है, निकालता है, वो शेर अफजल मरवत है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी मुझे नजर आ रही है पीटीआई की, 2 हैं। अब दोनों जरा सुन लें, मजे की हैं कि पीटीआई क्या चाहती है, कि क्या होगा, खान साहब जेल से बाहर कैसे आएंगे। 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन क्या है कि ये खुद ये उम्मीदें लगा के बैठे, सबसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ट्रंप ये इलेक्शन जीतेगा। और पहला ही, अच्छा मेरी ना एक किसी डिप्लोमेट से बात हुई, एक एक्स डिप्लोमेट से जिसने लंदन और वहाँ वाशिंगटन में सर्व किया, वेरी सीनियर डिप्लोमेट एक्स। उनका भी ये ख्याल था, मैं थोड़ा सा मैं चुप करके, मैं कि सीनियर बंदे मैं क्या बहस करूं, बाज़ मुझसे बेहतर जानते हो मेरी ना। उन्होंने जनाब कि आप ट्रंप को नहीं जानते। वही पीटीआई की भी सोच है इस वक्त। वहाँ के ट्रंप आएगा और पहले पूछेगा वेयर इज माई बडी, मेरा लंगोटिया दोस्त किधर, वेयर इज इमरान, समबडी विल विस्पर इन हिज एयर्स। ये मुझे वाकई कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, सीरियसली मैं आपको पता है झूठ नहीं बोलूंगा, कोई इस पर एग्जैजरेट भी नहीं करूंगा। तो उन्होंने जब ट्रंप आपको पता है, अगर ट्रंप भी है ट्रंप, उसको कोई कहेगा जनाब कि आपका बडी जो है जेल में पड़ा, कहते हैं इधर लो टेलीफोन एंड ही विल मेक ए कॉल टू पाकिस्तान आर्मी चीफ और व्हाटएवर, और खान साहब दूसरे दिन बाहर होंगे। ये उनकी सोच थी जो वहां, इनकी भी यही सोच है पूरी। आपने लतीफ खोसा साहब को सुना कल? बिल्कुल, हाँ, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने भी यही कहा, वो उनके शो में बैठे थे, इनके आदिल के उसमें जो डॉन पे वो शो करते हैं, उनके शो में बैठे थे हमारे दोस्त आदिल के। उन्होंने कहा ना बस ट्रंप आ रहा है। फिर मेरा ख्याल काशी अब्बासी साहब के शो में भी थे, वहां भी ये बात की। जब लतीफ खोसे जैसा बंदा भी ये उम्मीद लगा के बैठा है कि ट्रंप जो है वो आएगा और इमरान खान साहब को पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना वो यही जारी करेगा कि मेरा बड्डी, मेरा लंगोटिया एंड ही, उनके तो आपको पता है वो 3-4 लफ्ज हैं ट्रंप के, ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज अ टेरिफिक, ही इज जबरदस्त, वो सारी चीजें इस तरह। तो वो उनको छुड़वाएगा। एक तो पीटीआई को ये उम्मीद है अगले 5 दिनों में अल्लाह करे इनकी ख्वाहिश पूरी हो। दूसरी उम्मीद क्या, एक तो ये है, दूसरी है 4 लाख बंदा। हाँ। अब इनमें से पहले कौन सा अरेंज होता है? या तो ट्रंप सदर बन जाए चाह के, ये 4 लाख बंदा अरेंज करने से पीटीआई जो है बेचारी ये बच जाए। अब 4 लाख बंदा तो इमरान खान साहब बेचारे खुद नहीं अरेंज कर सके थे। मैक्सिमम अपनी पीक पे थे, खान साहब पे अटैक हो चुका था, वो व्हील चेयर पे थे, प्लास्टर लगे हुए थे, उनको वो गाड़ी पे बिठा के वहाँ से वजीराबाद लाहौर से ठीक होने के बाद वो आए थे, वो पिंडी आए थे उनके अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जनाब से मुनीर की, आपको याद होगा। वो खुद बेचारे उस वक्त 20-30 हज़ार 15-20 हज़ार से बंदा नहीं था वो, और वो कहते थे मैं 3-4 लाख बंदा लाऊंगा। अच्छा ये फिगर है इनके जहन में, 3-4 लाख से कम नहीं होते ये। अच्छा ये देख लें, उस वक्त भी खान साहब कहते थे 3-4, बल्कि 30 लाख, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, उस दिन हमारे साथ नियाजी साहब थे हफीजुल्लाह, तो 30 लाख का फिगर बता रहे थे, मेरा ख्याल है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो 30 लाख कहते हैं। वो 30 हज़ार बंदा भी नहीं आया। 30 हज़ार बंदा भी आ जाए बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं कहता हूँ 10 हज़ार आ जाए, ये तो कहते हैं हम 10 हज़ार लाते, 10 हज़ार बंदा भी किसी शहर में बहुत बड़ा नंबर होते हैं अगर आप उसको देखें। ये 2 स्ट्रेटजीज हैं इनकी, या ट्रंप जीतेगा या 4 लाख बंदा आएगा। एक तीसरी स्ट्रेटजी भी है जो मैं प्रपोज करता हूँ। अच्छा मतलब मेरी तरफ से जरा मैं हालांकि एडवाइजर टू पीटीआई, हालांकि मैं लगता है अच्छा तो पीटीआई वाले बेचारे मुझे वो क्या कहते हैं अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे शिकायत रहती है। मैं क्या करूं, लेकिन मैं उनका वेल विशर हूं। समझते नहीं है मुझे, नहीं समझते क्योंकि अक्ल समझ, मैं आप फिर बात करूंगा किसी और साइड पे चल जाएगी। यहाँ पे ना चुप के रखने वाला काम, चुपकी जाओ, वाह वाह बल्ले बल्ले, खान ने फटे चुक दिए, खान के पास अभी आखिरी स्ट्रेटजी बाकी है, खान यूं कर देगा, लोग बड़े खुश होते हैं। सेंसेशनलिज्म जो है ना ये बड़ा बिकता है। वो कहते
कहते हैं किसी को इस बात पे कैल करना है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, ये मुश्किल काम है। उसको बेवकूफ़ बनाना आसान है, उसको कैल करना कि तुम बेवकूफ़ बन रहे हो ये मुश्किल काम है, लोग नहीं मानेंगे। पॉपुलर नैरेटिव्स बेसिकली चलते हैं ना। हम मैं वो साइडली नहीं कर सका, ये सौदा नहीं बेच सका, मेरी नलायकी है मेरी, उसमें मैं अपने आप को कोसता रहता हूँ सम टाइम। मेरा छोटा बेटा भी मुझे कोसता रहता है इसी बात पे कि आप नलायक निकले हैं। खैर आप एडवाइजर टू इमरान खान होते हैं। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं, आई एम हैप्पी। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं 7 दफा मुझे जन्म मिले तो आई विल बी हैप्पी टू बी जर्नलिस्ट। खैर कमिंग टू द पॉइंट, तीसरा ऑप्शन भी है, 2 स्ट्रेटजी तो मैंने बता दी, एक तीसरी भी है कि कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाएं। अब ये पीटीआई को पसंद नहीं आएगी बात, ये तो बहुत मुश्किल काम है पीटीआई तो फिर इक्तदार तक जाना भी तो मुश्किल काम है ना। मतलब यार ट्रंप को जितवाना भी तो मुश्किल काम है, 4 लाख बंदा भी इकट्ठा करना मुश्किल काम है ना। एक ये आसान काम है, ये आपके बस में है। वो कहते हैं ना मैं पूरी दुनिया को ठीक करना चाहता हूँ, दुनिया तो ठीक नहीं होगी, वो ठीक होगी तो मैं ठीक हूँ। एक और रास्ता भी है ना, मैं खुद को ठीक कर लूँ, आसान काम है ना। तो लेकिन मुझे अपने आप को ठीक करना मुश्किल लगता है, दुनिया को मैं ठीक कर लूँगा, मेरा ख्याल है। सेम गोज़ फॉर पीटीआई एक चीज़ की ये रिसर्च इन्होंने नहीं की, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के माजी पे, इनके गवर्नेंस स्टाइल पे इन्होंने होमवर्क नहीं किया, ना जरदारी साहब पे किया है इनके दरमियान। अच्छा क्लासरा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मरवत साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पीटीआई रहनुमा मरवत साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं क्लासरा साहब आप दोनों ठीक होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम तो आपका वेट कर रहे थे, 5 पे हम कॉल कर रहे थे, आप 10 मिनट मेरा ख्याल शायद के मसरूफ हो गए होंगे। बहुत मैं माजरत खा हूँ, मैं साइलेंट पे रहा तो मैं नहीं उठा सका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मरवत साहब। मरवत साहब, आपकी मुलाकात हुई बानी पीटीआई से, आप काफ़ी अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई। आप जो एहतजाजी स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, उस पर एतराज़ात जो हैं वो उठाते रहे हैं। क्या आपने बानी पीटीआई को भी इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर की कि आप एहतजाजी जो तहरीक है या जलसा है उसको आप लीड करना चाहते हैं, और अगर आपने ये ख्वाहिश जाहिर की तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत शुक्रिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं लीड करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लीड में फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोवर्सीज पैदा होती है। मैंने ये तजवीज़ दी कि जो एहतजाज अभी तक हुए हैं, बिलखसूस जो अली अमीन खान ने किए 5 एहतजाज, और जिसपे खान ने बड़े इत्मीनान का इजहार किया कि उनकी जो कारकर्दगी है मैं उससे मुतमईन हूँ। लेकिन मैंने कहा कि अली अमीन खान वज़ीर आला हैं, और इस पे हमें किसी स्टेज पे ये भी नुकसान हो सकता है कि वो गवर्नर राज लगाने के लिए ये जवाब बना दें। ऊपर से इल्जामात लगते हैं कि जी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है, सूबा जो है मरकज पे चढ़ दौड़ा। तो इन चीजों का मैंने कहा तदारुक इसी तरह मुमकिन है कि हम एक एहतजाज करें, हतमी एहतजाज करें, और इसके लिए स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए कि वो कोई नतीजा दे सके। और मैं पहले भी खान को ये कह चुका हूं कि एहतजाज कमेटी बनाएं, एहतजाज कमेटी के जिम्मे ये काम सुपर कर दे। बेशक अली अमीन खान हमारे साथ उसमें मेंबर हो। खान को मैंने ये गुजारिशात की और मैंने उनको आगाह किया कि ये जो एहतजाज अभी तक हुए हैं जी, इनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं है, पूरा मुल्क निकालना है, और तभी निकलेगा जब इसके लिए हम स्ट्रेटेजी अपनाए। टियर 1 अगर गिरफ्तार होती है तो टियर 2 सामने आए, टियर 3 हो। इसी तरह सोशल मीडिया पे मास पब्लिक को मोबिलाइजेशन करने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस हो, लोगों को जाएं, पाकिस्तानियों को बताएं कि उनका निकलना क्यों जरूरी है। फिर ये लोगों के ज़हन में हो कि निकलने के कोई भी नतीजे हो सकते हैं, जिस तरह अभी धरने में लोग जेल भुगत रहे हैं, मारे कई हैं। सर्दी आ गई है, 10 दिन लगते हैं या 100 दिन लगते हैं, एहतजाज होगा डी चौक पे और धरने की शक्ल में। मरवत साहब ये बताएगा, आपने जो मैं आपके बयानात सुन रही थी उसमें आपने ये भी कहा है कि आपने ज़ाहिर माजी में जो है वो कामयाब मोबिलाइजेशन की है, तो इस वक्त भी आप अपने आप को पेश करना चाहते हैं इस काम के लिए कि लोगों को मोबिलाइज किया जाए और निकाला जाए। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी, आपने 9 मई के बाद बड़े कामयाब जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में मोबिलाइज किया लोगों को, ऐसे वक्त में जब कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। तब आपकी लॉयल्टी पे आप पे शकूक जाहिर किए गए, आपकी लॉयल्टी पे आपके ही पार्टी के लोगों ने सवालात उठाए। इसके बाद जब आप मीडिया से आके बात करते थे तो आपको कहा जाता था कि आप तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं। आप खान से कोई मुलाकात करके आके बाहर बात करते थे तो कहा जाता था कि आप जो है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो बयानात दे रहे हैं। ये इख्तलाफात रहे और फिर हमने देखा कि आप पार्टी से किनारा कश भी हो गए। तो एक कामयाब एहतजाज के लिए जरूरी होगा कि बाकी पार्टी रहनुमाओं को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। तो क्या अब आपके ये इख्तलाफात
इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं उनसे, आपने उनसे बात करने की कोशिश की है, क्या वो ऑन बोर्ड हैं, क्या मामला हैं अभी आपके और बाकी रहनुमाओं के बीच में? मेरी एक खराब आदत ये है कि मैं किसी के साथ इख्तिलाफात पैदा नहीं करता हूँ। जो मेरे साथ पैदा कर लेते हैं वो मेरे कागजों से निकल जाते हैं। मैं फिर किसी के ऐसे आदमी के साथ मुसालियत नहीं करता हूँ कम वक्त में। उसकी वजह बरवा साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि आपका स्टार जो है ना स्कॉर्पियन है, यू आर स्कॉर्पियन स्टार, जो मुझे पता है थोड़ा सा। तो स्कॉर्पियन तो किसी को माफ नहीं पहले भी, तो आप स्कॉर्पियन तो किसी को नहीं माफ करते जो आप कह रहे हैं। और उनसे अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या उनके बगैर ये पॉसिबल होगा जो आप एम कर रहे हैं, जिस किस्म की मोबिलाइजेशन आप चाह रहे हैं? इसलिए ये सवाल अहम बनता है यहाँ पे। सवाल आम है, लेकिन मेरी जो मोबिलाइजेशन पहले थी, जो एहतजाज पहले था, उसमें भी मुझे सिर्फ अली अमीन खान ने हेल्प आउट किया। मेरी उनसे कोई इख्तिलाफात नहीं है। और बकाया जो लोग थे जिनके साथ इख्तिलाफात थे, न पहले एहतजाज में मेरा कोई इनसे रास्ता कटता था न बाद में। तो लिहाजा अगर एहतजाज करना है तो वो फिर भी हम नहीं करना है, या सलमान अकरम राजा साहब होंगे, या अली अमीन खान होंगे, या मियां असलम होंगे। तो लिहाजा इन लोगों के साथ मेरे कोई इख्तिलाफात नहीं है। और जो लोग, और मेरे खान को ये तजवीज़ भी थी कि लिमिटेड रखें इस कमेटी की, जो एहतजाज कमेटी की मेंबरशिप को, ताकि फिर तनाज़े खड़े ना हो। और बकाया जहाँ तक पार्टी में इख्तिलाफात की बात है, वो इख्तिलाफात, वो सारी चीज़ें एक दफ़ा मैं ख़त्म कर चुका हूँ अपने तई। न मैं इनके साथ कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, न मैं उनके खिलाफ बात करना चाहता हूँ। ठीक जी। अच्छा मरवा साहब, आपने बड़ी सेंसिबल बात की है, अच्छी बात की है कि आप किसी के साथ इस मौके पे कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहते। बहुत सारे लोग, जैसे हमने भी नोट किया कि आपके, अभी हम बात भी कर रहे थे आपके से फ़ोन पर आने से पहले, जेलसीज होती हैं, रेवलीज होते हैं, नया बंदा आता है, राइज करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है मुखालिफ हो जाते हैं। हमारे प्रोफेशन में भी होते हैं, फेयर इनफ। तो आपकी खान साहब के साथ मेरा ख्याल बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, कैसी रही? और कौन कौन लोग थे आपके साथ? मुलाकात कैसी रही? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर मीटिंग हिम अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम सर? जी, लॉन्ग टाइम तो खैर नहीं था, मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर हुई है। और उस वक्त बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, खान साहब की बहनें, बीबी साहिबा और दीगर वकला मौजूद थे। जो आज आपकी मुलाकात हुई है? जी हाँ, आज जो मुलाकात हुई। अच्छा, एक हम देख रहे हैं जो आपका वर्कर है, 4 अक्टूबर को उसने जो बात आपने भी की थी, मेरा ख्याल है 4 अक्टूबर को आपको वर्कर्स ने अपने आप को ये महसूस किया है कि हम लोग हैं, हमें लाया गया, लाने के बाद हमें इस्लामाबाद में छोड़ दिया गया, और जो हमारी लीडरशिप थी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, ट्विटर पे बैठ के हमें तो वो भड़का रही थी कि आप जाएं, लड़ जाएं, मर जाएं, यहाँ रजिस्ट करें। खुद वो घरों पे बैठे हुए थे, ना कोई MNA से, ना सेनेटर से, ना लीडर थे, ना चेयरमैन थे। तो वो तो अपने आप को समझ रहे हैं कि लीडरशिप ले आती है और फिर उनको लड़ने मरने के लिए छोड़ के खुद भाग जाती है। तो इसको कैसे देखते हैं? वो वर्कर आप पे क्यों ट्रस्ट करे? लीडर तो साथ खड़े नहीं होते, कोई बंदे नजर नहीं आया 4 अक्टूबर को साथ, वो क्यों दोबारा आप लोगों के साथ आएगा? बंदे तो 70-80 हज़ार आए थे, और ये इसका क्रेडिट अली अमीन खान को जाता है। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है और वर्कर का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर अली अमीन खान को मसले मसाइल पेश आ गए थे तो बकाया लीडरशिप का फर्ज था कि वो आगे आते और झंडा थाम लेते। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वर्कर और लीडरशिप के माबेन थोड़ा सा एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है। आज ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन नज़र आ रही है ये पार्टी में सर, कि एक तरफ या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस लगे हैं, तो उस पर आपकी पार्टी का कोई यकसु मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि एक तरफ एक्सेप्ट भी किया गया है उनको, अच्छी बात है कि उनको कबूल किया गया है कि ठीक है जी चीफ जस्टिस हैं, दूसरी तरफ वो पार्लियामानी कमेटी में भी बैठ गए हैं सर। हामिद खान साहब कह रहे हैं जी हम जाके चैलेंज भी करेंगे, सड़कों पर भी जाएंगे। सलमान अकरम राज साहब भी कह रहे हैं जी हम भी पटिशन डालेंगे। तो आप उनको मानते भी हैं, और उन तरामीम जिनके ज़रिए वो बने हैं चीफ जस्टिस उनको भी नहीं मानते, पेश भी होंगे, सड़कों पर लड़ाई भी करेंगे। तो ये आप समझते नहीं कि इससे आपकी पार्टी का वर्कर जो है वो भी कंफ्यूज होगा कि आप किस साइड पे खड़े हैं? गुजारिश ये है कि या अफरीदी साहब जो है वो एक बैलेंस्ड जज के तौर पे जाने जाते हैं। उनके तमाम जो माजी में फैसले हैं, कहीं पर तासुब का इल्जाम इन पे नहीं लगा, कहीं पार्टीशन किरदार का, किसी पार्टी के ना फेवरेट थे ना किसी कोई पार्टी इनकी फेवरेट रही है। फैसले इनके हमेशा इम्पार्शल रहे हैं। लिहाजा जब इनका नाम सामने आया तो
खदशात हमें ये भी पैदा हो गए कि कहीं ये अगर ये इनकार कर दें तो इसके बाद जो है हालात हमारे लिए मजीद खराब होते। और इनके साथ कोई जाती अदावत PTI की नहीं है। एक असूली मौक़िफ़ था कि आईनी तरमीम में PMLN वाले जो हैं और इनके हमराही ये जान छुड़ाना चाहते थे कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह किसी तौर चीफ जस्टिस न बने, जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये जो तरीका था वारदात का वो गलत था। अब कुरैफाल जस्टिस या अफरीदी साहब के नाम निकल गया, तो लिहाजा हमें ये PTI को कोई शौक नहीं है कि मुफ्त में जज साहबान को मिलाइन करें, बिला वजह जो है किसी की तस्दीक करें। एहतराम है अब वो उसने खुद कमाया है, तो लिहाजा अदालतों में जाना एक असूली मौक़िफ़ है। शायद इन तमाम तरामीम पे या अफरीदी साहब दिल में खुद भी खुश ना हो, लेकिन हालात और वाक़यात ने उनको इस मकाम पे बिठा दिया है। ये वजह भी हो सकती है। आपकी बात बड़ी अच्छी आपने बात की है, फेयर इनफ, कि आपकी पार्टी ने कोई माजी से सबक सीखा है कि उस वक्त आपको याद होगा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने उस वक्त जनरल फैज़ हमीद को हटाने पे उन्होंने उस वक्त भी रोला डाला फटा हुआ जिसका। फिर हमने देखा जब जनाब मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट होने लगी तो खान साहब एक बहुत बड़ा जुलूस लेके पिंडी आ गए थे कि हम नहीं होने देंगे। काजी फैज़ ईसा साहब लगने लगे तो उस वक्त भी उन्होंने कन्फ्रंटेशन की। सो इन तीन बड़े वाक़यात के बाद आपको थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल की है कि हर दफ़ा एक नया DGIS लगा है, उस पर भी हमने देखा कि आपकी पार्टी ने कहा जनाब ये इदारों का मसला। गौहर साहब ने बड़ी अच्छी बात मैं सुन रहा था। फिर अभी इन चीफ जस्टिस पे भी कह रहे हैं कि हमें कोई मसला है। तो आप लोग माजी से कोई सबक सीख रहे हैं कि हमें इदारों के सरबराहों के साथ हमें कन्फ्रंटेशन नहीं लेनी और हमने एक बैलेंस रिलेशनशिप रखनी है। आसरा साहब ये जो तीन बातें आपने की है ना सर, इसकी थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं जी। ISI का DG जो होता है वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे लगाया जाता है और हटाया जाता है जी। तो ये उनका इस्तेकाक था कि वो किसी भी DGISI के तकर्रुरी या उसको हटाए जाने पे कोई अपना मौक़िफ़ देता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। जहां तक आर्मी चीफ की तकर्रुरी पे जुलूस लाने की आपने बात की है, ये अभी तक आर्मी चीफ को शायद ये गुमान कराया गया है कि ये जुलूस उनके खिलाफ लाया जा रहा था। कोई शवाहिद है इसके? और आपको शायद ये इल्म होगा या नहीं, लेकिन बाजवा साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उनकी आखिर हद तक ये कोशिश थी कि किसी तौर प्रेसिडेंट जो है वो समरी जो है किसी वजह से वापस कर दें, बिलखसूस रिटायरमेंट का उज़र लगा दें। तो आरिफ अलवी से ये काम कराना खान के लिए इतना मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि वो बड़े क्रूशल डेज थे। तो खान साहब अगर बुरा करते तो उस वक्त कर लेते, ये भी सही नहीं है। और तीसरी बात जो आपने की है कि हमने काजी फैज़ ईसा जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया, वो रेफरेंस जो था बाजवा साहब का था, लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि मैं आपकी बात काट रहा हूं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि DGIS को लगाना ना लगाना हटाना प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, बड़ी अच्छी बात है, फेयर इनफ। यहाँ पे आप कहते हैं कि आर्मी चीफ जो खान साहब के नीचे थे, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, तो रेफरेंस उन्होंने भिजवाया, बाजवा साहब के आके मजबूर हो गए, आर्मी चीफ के आके मजबूर हो गए, वज़ीर आज़म रेफरेंस भेज दिया। वहाँ पर उनका राइट था, तो यहाँ पर भी कह देते मैं नहीं करता भाई। वहाँ बाजवा साहब के आगे डट गए थे, अगर 2021 में तो उस वक्त भी डट जाते मैं रेफरेंस नहीं भेजता भाई। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कोई एक दूसरे के खिलाफ लग रही हैं भाईजान। नहीं, मेरी बात गुजारिश ये है कि हमारी सोच हालात और वाक़यात और सतही शायद होती है, क्योंकि जब ये रेफरेंस आया था तो हमने खुद भी इस रेफरेंस के खिलाफ बात की थी जी। और जब फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो मैं PTI के सर्कल में, स्पेसेस में, सोशल मीडिया पे ये वकालत करता था कि मजबूत जज जुडिशरी को मिल गया है। आज मैं नादिम हूं कि काश में हम उस रेफरेंस की हिमायत करते
क्योंकि ये रेफरेंस जो था, रेफरेंस की हिमायत तो की थी भेजना, वो तो आया था, वो तो आया उसके अंदर आया था, वो डिस्कस हुआ था सारा। लीगल कम्युनिटी खड़ी हो गई थी फाइज ईसा के साथ, और वो जो रेफरेंस था बेसिकली उस वक्त उनका कॉन्फ्लिक्ट था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और क्योंकि इनके बारे में ये बात वसूख से कही जाती है कि वो मियां नवाज शरीफ के जाती दोस्त हैं। अच्छा, ऐसे है कि हमारा आज हम तो कोशिश कर रहे थे आपको 10-5 लेने की, 25 मिनट करना था आपको, फिर हम जहमत देंगे कल परसों, आप दोबारा टाइम दीजिएगा, आपसे बड़ी लंबी बातें करने वाली हैं, तो थोड़ा सा आज हमें, मेरा ख्याल है इसको सेगमेंट को यहीं पे ब्रेक का वक्त। ठीक है, जब आप कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम आपकी वीडियो पे आऊंगा। इधर स्टूडियो में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया ब्रदर, वेरी काइंड, शुक्रिया मरवत साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।